नमस्कार, मैं हूं सीए विजय गुप्ता, फरीदाबाद सीए फर्स्ट, formerly known as विजय कुमार गुप्ता, एंड आई एम द फॉर्मर सेंट्रल काउंसिल मेंबर ऑफ आईसीआई। आज मैं आपके सामने मौजूद हूं सीए फर्स्ट द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक प्रोग्राम जो कि है ट्रांसफ़र प्राइसिंग के ऊपर। मैं आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं और आज हम रूबरू होने जा रहे हैं सीए मनीष गर्ग जी से, जो हमारे ट्रांसफ़र प्राइसिंग के वेरियस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स एंड लीगल एस्पेक्ट्स के ऊपर आज हमारे लिए बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। मनीष जी, मैं आपका इस प्रोग्राम में जो कि सीए फर्स्ट द्वारा ऑर्गेनाइज किया, मैं आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले कि हम अपने क्वेश्चन आंसर्स चालू करें, मैं मनीष जी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा। मनीष गर्ग जी इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 8 years एक्सपीरियंस in transfer pricing. Manish Garg is heading the transfer pricing division of AKM Global. Before coming to AKM Global, he was working with the E&Y Global in transfer pricing division. So he has vast knowledge about the litigation on transfer pricing matters. And मनीष जी हमारे बिजनेस मीडिया में भी छाए रहते हैं, चाहे वो बिजनेस स्टैंडर्ड हो, मिंट हो, और भी न्यूज़पेपर्स जो हैं हमारे, उसके अंदर आपके आर्टिकल्स, आपके कोट्स, आपकी प्रेजेंटेशंस आती रहती है। मनीष जी, मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं और मैं आपसे कुछ टेक्निकल फ्रंट पे कुछ क्वेश्चन पूछूं उससे पहले मैं ये चाहता हूं आप अपनी इनिशियल जर्नी के बारे में बताएं कि आपने इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर एक स्पेशलाइज एरिया दैट इज़ द ट्रांसफ़र प्राइसिंग आपने कैसे चुना और किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आए? मनीष जी। Sir, first of all, thank you for having me on this podcast. It is a sheer pleasure conversating with you, exchanging views, taking inputs from you, and sharing some of my inputs while working for 8 years in this field. So, to answer your question precisely, so मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2011 से, जब हमने स्कूल पास आउट किया और समझ नहीं आता था क्या करें, पर एक शौक था बस क्रिकेट खेलने का। क्या बात है, वो तो आज भी आप आज भी है उसे ज़िंदा रखा है फॉर्चुनेटली। तो पर ये नहीं पता था कि सीए का क्या स्कोप है। तो सिस्टर सीए कर रही थी तो उसके पीछे पीछे लग लिए। तो धीरे धीरे पता लगा इसमें तो बहुत पढ़ना पड़ता है, 2 घंटे की पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पास होने के लिए आपको इतना पढ़ना है, क्योंकि 12th-11th तक तो पास होने के लिए आप 1 घंटा भी पढ़े और 3 घंटे मैच खेल लिए, निकल गया आपका दिन। तो 2011 से शुरुआत हुई, सोचा सीए में एंट्री करते हैं। एक अटैम्प्ट लेट भी हो गया था, क्योंकि जून में जैसे सीपीटी का पेपर होता है आपका, मार्च में एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं, तो जब तक डिसाइड नहीं किया था। तो कुछ कॉल सेंटर में जॉब करी। मैं पलवल से बिलोंग करता हूँ, तो ऑब्वियसली आई हैव स्टडीड फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स। सो कम्युनिकेशन में अपना इतना ज़्यादा प्रोफिशेंसी नहीं थी, जो रियलाइजेशन थी कि हाँ भाई ये गैप आपको फुलफ़िल करना है। तो इसलिए मैंने 2-3 महीने एक कैनेडियन कॉल सेंटर में काम किया, जो कि पलवल में ही था। इट वाज अ नाइट शिफ्ट। सो वहाँ अपने को सीखने को भी नहीं मिला कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे होता है, प्लस कम्युनिकेशन स्किल पे भी एक अच्छी डिसेंट ग्रिप आ गई। उसके बाद मैंने दिसंबर सीपीटी अटैम्प्ट दिया। कोई कोचिंग वगैरह प्रोफेशन नहीं ली। सिस्टर ऑलरेडी इंटर में चल रही थी तो उसकी काफ़ी हेल्प मिली, और वो सीपीटी मैंने क्रैक किया। उस टाइम पे 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता था। आई स्कोर्ड 147 आउट ऑफ 200, और देन आईपीसीसी की जर्नी स्टार्ट हुई। हमारे टाइम में डिजिटल कोचिंग स्टार्ट होना बस चालू ही हुआ था, तो लकीली हमें इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ा, जो कि लोगों को पलवल से अक्सर दिल्ली सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के जाना पड़ता है। अब वर्चुअल क्लासेस की बात कर रहे हैं। वर्चुअल क्लासेस के आई एम फॉर्चुनेट कि वर्चुअल क्लासेस 2017 में व्हेन आई वाज द वाइस चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडीज़ विद श्री प्रिया जी हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड, मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने ही 2017 में 2018 में स्टार्ट की थी। आई वाज द वाइस चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडीज़ एट दैट टाइम। हाँ, उस टाइम पे होता क्या था कि ब्रॉडकास्टिंग चालू हो गई थी। जैसे आजकल तो आपको बैठे बैठे पेन ड्राइव भी मिल जाती है कोचिंग की। उस टाइम पे एक सेंटर होता था डेडिकेटेड, बट आपको ऐसा नहीं है कि दिल्ली में प्यारेलाल भवन में जाने की ज़रूरत है कोचिंग के लिए। तो कुछ कोचिंग्स के लिए हम गए, कुछ कोचिंग्स हमें पलवल में या फरीदाबाद में ही अवेलेबल हो गई। तो जो आर्टिकलशिप थी उसका इंटर के दोनों ग्रुप्स क्लियर किए फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो 2013 में आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करना चालू किया।
पर मेरा शुरू से था, क्योंकि अक्सर क्या है पलवल से जो लोग बिलोंग करते हैं वहाँ, तो उनका ये होता है हम मैक्सिमम फरीदाबाद से आर्टिकलशिप कर लेते हैं। या एक, मैं कहना नहीं चाहता बट बहुत लोगों का पर्सपेक्टिव ऐसा भी होता था कि थोड़ा सा एक आरामदायक इजी लाइफ, आर्टिकल ईजी लाइफ मिल जाएगी, कंफर्ट जोन में रहेंगे अपने कि 6 बजे घर पे आ गए। तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर की एक जर्नी देख चुका था। शी डिड नॉट हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस विद हर आर्टिकलशिप फर्म। सो मैं चाहता था मैं वो गलतियाँ ना रिपीट करूँ। तो इसलिए शुरू से एक फायर थी कि एक अच्छी फर्म से टॉप 20 से करना है। ईवाई में इंटरव्यू हुआ, पर अक्सर कम्युनिकेशन स्किल की वजह से नहीं क्लियर कर पाए, क्योंकि आज के कंपैरिजन में उस टाइम पे बिग 4 में आपका सिलेक्शन होना एक बहुत बड़ी बात थी 2013-14 में। बट एक वो फायर रह गई कि हाँ भाई बिग 4 में काम करना है। बट लकीली टॉप 20 फर्म में वीके ढींगरा इन कंपनी झंडेबलान वेस्ट एक फर्म है। वेरी नाइस। तो वहाँ पे ऑडिट फील्ड में मेरा सिलेक्शन हुआ। उस टाइम ज़्यादा नहीं पता था ऑडिट क्या होता है, टैक्स क्या होता है, बस ये था कि एक बड़ी फर्म में जाना है जहाँ पे क्लाइंटेल अच्छी हो। तो ऑडिट में स्टार्ट हुआ मेरा। मोस्ट ऑफ द आर्टिकलशिप लिस्टेड क्लाइंट्स के इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, बैंक्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। सुब्रोज, ऐसी काफ़ी कंपनीज़ के ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज़्यादा गुजरा। तो अपने 3 साल की जर्नी रही, उसमें ट्रैवल काफ़ी होता था। तो अभी आपका क्वेश्चन का आंसर करते हुए कहना चाहूँगा कि जो शिफ्ट आया, मैं थोड़ा सा ट्रैवलिंग से थक चुका था, क्योंकि आपको भी पता है ऑडिट में ट्रैवलिंग बहुत रहता है, आउट स्टेशन असाइनमेंट। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, अभी तो हम बैचलर लाइफ जी रहे हैं, बट आगे जाके पर्सनल लाइफ, आपकी शादी भी होनी है। तो उस टाइम पे ट्रैवलिंग आपके लिए एक बड़ा कॉन्स्टेंट बन जाता है कि आप आउट स्टेशन नहीं अफोर्ड कर सकते 15 डेज 20 डेज एट अ स्ट्रेच। सो देन आई थॉट नाउ आई नीड टू मेक अ शिफ्ट। तो मेरे को शिफ्ट भी उस फील्ड में मिला फॉर्चुनेटली, जिससे मैं सबसे ज़्यादा डरता था, क्योंकि मैं डायरेक्ट टैक्स की कोचिंग ले नहीं पाया था। ट्रांसफर प्राइसिंग का एक 5 नंबर का क्वेश्चन सीए फाइनल में, जो मैंने ऑप्शनल में छोड़ दिया था क्योंकि हमारे पल्ले ही नहीं पड़ता था वो क्वेश्चन। बट ईवाई में वैकेंसी थी। आप ये देखिए कि डेस्टिनी ने जो सबसे ज़्यादा आपका फियर था जिस फील्ड में, और वो आज आपका एक्सपर्टाइज एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन गया। राइट। और सर एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा इसमें कि मुझे याद है आर्टिकलशिप में जब मैं रिजेक्शन लेके निकला था आर्टिकलशिप इंटरव्यू से, हाँ। उस दिन ही मैंने सोच लिया था कि मैं इसी ऑफिस में दोबारा आऊँगा। गुड़गांव में सेक्टर 43 में जीवीटी वाह, ऑफिस क्या होता बात था। है। वहीं मेरा सिलेक्शन, वहीं मेरा इंटरव्यू हुआ, उसी ऑफिस में मेरा सिलेक्शन हुआ, फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर वहीं से आया। तो ये मुझे डेस्टिनी का बहुत बढ़िया रोल लगा। और मैं इसे मैनिफेस्टेशन भी कहूँगा कि आपने 3 साल तक जब अपने मतलब यू हैव दैट फायर इन योर बेली एंड यू कीप दैट थिंग इन योर माइंड, आई हैव टू गो देयर, दिस इज़ माई डेस्टिनेशन। सो वो चीज़ें इसको मैं खुद ऐसे आपको मिल कहूँ जाती कि है। खतरों के खिलाड़ी हैं आप शुरू से। ओके, चलो हम आते हैं अब कुछ आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है कि ट्रांसफर प्राइसिंग। मुझे मान लीजिए मैं एक एज ए लेमैन आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, प्लीज़ एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, खासकर हमारे जो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए, क्योंकि यू आर आल्सो वन ऑफ द यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आप एक्सप्लेन करें इस ट्रांसफर प्राइसिंग कंसेप्ट के ऊपर। ओके। तो सर ट्रांसफ़र प्राइसिंग जनरली जो लेमन लैंग्वेज में हम समझते हैं, जैसे हमारा सी फाइनल में कॉस्टिंग सब्जेक्ट होता है, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र प्राइसिंग का प्रॉपर एक चैप्टर है। तो उसमें आता है कि व्हेन, अगर आपकी कंपनी के एक यूनिट दूसरे यूनिट को गुड्स ट्रांसफ़र कर रही है, तो उसका प्राइस क्या डिसाइड होना चाहिए, उसे ट्रांसफ़र प्राइसिंग बोलते हैं। बट जो ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग, जो कि एक पॉपुलर वो है, कॉन्सेप्ट है, जिसमें मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसमें सीएस प्रैक्टिस करते हैं, वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग एक इनकम टैक्स का पार्ट है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का एक स्पेसिफिक चैप्टर है, सेक्शन 92, और उसके काफ़ी सब सेक्शंस है। तो इस ट्रांसफ़र प्राइसिंग में क्या है कि अगर आप एक कंपनी है और आपकी दूसरी सब्सिडरी या पेरेंट कंपनी दूसरी कंट्री में है, तो आप ट्रांजैक्शन को के प्राइसेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आपकी एक शॉपकीपर है, आप स्टेशनरी के शॉपकीपर हैं, आपके पास आपका कोई रिलेटिव पेन खरीदने आता है, तो आप उसे ऑब्वियसली थोड़ा डिस्काउंट देंगे, तब बेचेंगे 10 रुपये के पेन को हम 9 रुपये पे बेचेंगे। बट अगर वही आपकी कोई थर्ड पार्टी कस्टमर आता है, आप उसे 10 रुपीज़ में बेचेंगे, तो आपने वहाँ पे 1 रुपये का उसे बेनिफिट दिया। बेनिफिट दिया। आप जब आप ITR फाइल करेंगे तो आप उसे 9 रुपये दिखाएंगे, ना कि 10 रुपये, रिलेटेड पार्टी के साथ जो आपकी ट्रांजैक्शन है।
तो अब गवर्नमेंट कहती है कि ये आर्म्स लेंथ प्राइस नहीं है, यहाँ पे आपने एडवांटेज और बेनिफिट दिया है अपने रिलेशन की वजह से, इन्फ्लुएंस करा है आपकी रिलेशन ने, इसलिए हमें कम टैक्स मिला इस पे, कम प्रॉफिट आपने दिखाया, हमें कम टैक्स की प्राप्ति हुई, इसलिए हम इस ट्रांजैक्शन पे नज़र रखेंगे, और अगर आपने अपने रिलेटिव के साथ दोबारा ऐसी ट्रांजैक्शन करी तो आपको अंदर पकड़ के डाल देंगे और पेनल्टी अलग लगाएंगे। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ पे हम रिलेटिव की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही हो जाता है आपकी रिलेटेड पार्टी, जैसे सब्सिडरी, पेरेंट, वहाँ पे कोई कंडीशंस है कि आपकी रिलेटेड पार्टी कब बनती है, सेक्शन 92A है पूरा, कि आपकी 25% से ज़्यादा शेयर कैपिटल है एक में, आप 90% से ज़्यादा अपना मटेरियल उस कंपनी से सोर्स करते हो। तो एक मान लीजिए कि यूएसए में मान लीजिए टैक्स रेट है 25%, इंडिया में टैक्स रेट है 30%। अब इंडिया वाली कंपनी अपना प्रॉफिट यूएसए में ज़्यादा रखना चाहेगी क्योंकि वहाँ पे टैक्स रेट कम है। तो मान लीजिए इंडिया और यूएस के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, दोनों रिलेटेड पार्टी है, तो वो ट्रांजैक्शन ऐसे प्राइस पे करेंगे ताकि इंडिया में कम प्रॉफिट हो। मतलब अगर मान लो इंडिया एंटिटी कोई गुड सेल कर रही है तो वो जो 1 लाख रुपए का लैपटॉप है वो उसे 50,000 रुपये में सेल करेंगे, ताकि इंडिया में कम प्रॉफिट हो, यूएसए में ज़्यादा प्रॉफिट हो, वहाँ पे उनकी टैक्स सेविंग हो जाए। हाँ, यहाँ पे टैक्स का ज़्यादा लगेगा, वहाँ पे टैक्स कम लगेगा। राइट, टैक्स रेट में जो डिफरेंस, उस टैक्स रेट के डिफरेंस की वजह से ये ट्रांसफर प्राइसिंग की पूरी सिचुएशन बनती है, क्योंकि आपने देखा भी होगा काफ़ी टैक्स हेवंस होते हैं जहाँ पे टैक्स है ही नहीं। दुबई ने अभी अभी 9% टैक्स रेट इंट्रोड्यूस, वर्ल्ड में अलग अलग टैक्स रेट है, इसी वजह से गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ी ट्रांसफर प्राइसिंग लॉ लाने की। You just talked about tax haven. So I would like to hear from you how these MNCs use this term of tax havens for the avoidance of or planning of this tax. ओके, सो सर टैक्स हेवंस लेमन लैंग्वेज में ऐसी कंट्रीज़, ऐसी जुरिस्डिक्शंस जहाँ पे टैक्स है ही नहीं, या है तो बहुत मामूली टैक्स है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो अक्सर आपने देखा होगा जैसे कि हमारे विजय माल्या जी भी जहाँ रहना पसंद करते हैं, केमन आइलैंड, बरमुडा, और दुबई भी एक तरह से टैक्स हेवन है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 9% टैक्स रेट है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, गिब्रल्टार, माल्टा, ये सब टैक्स हेवंस है क्योंकि यहाँ पे या तो 0% टैक्स रेट है Yeah, lesser. या 1-2%। हाँ, बहुत मामूली सा टैक्स। राइट, तो एक तरह से कंट्रीज़ एमएनसीज़ को बोलते हैं आप आइए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दीजिए, हम आपके ऊपर टैक्स ही नहीं लगाएंगे, आप हमें बस एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए। क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है आप एम्प्लॉयमेंट तो देंगे बट आप टैक्स भी दीजिए, आप इनकम कमा रहे हैं। तो ये कंट्रीज़ कहती है कि आपको ये इंसेंटिव है, आप यहाँ पे आइए, हमारी इकनॉमी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होगी, टैक्स आप चाहे मत दीजिए। तो ये जो टैक्स हेवन का कॉन्सेप्ट है ये है कि वहाँ पे 0% टैक्स रेट है। अब एमएनसीज़ कैसे लूप होल ढूंढती है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी सारी की सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आज आप और हम वर्ड, एमएस एक्सेल यूज़ करते हैं, तो वो हम तो कॉपीराइटेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं, पर उसकी जो अनलिमिटेड मैं बोलूँगा प्रिंट करने की मशीन है जो, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सारी रजिस्टर्ड है आयरलैंड में। क्यों? क्योंकि आयरलैंड में 12% टैक्स रेट है, वही यूनाइटेड स्टेट्स में 25% टैक्स रेट है। तो उन्होंने पर्पसफुली अपनी सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सारी आयरलैंड में रखी हुई है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इनका मेन वैल्यू ड्राइवर है बिजनेस का। जैसे कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी का वैल्यू ड्राइवर क्या है, एक मारुति का, कि वो कार बनाने की उसका डिज़ाइन, उसकी इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी, सुजुकी जो इंजन बनाता है, ऐसे ही इन कंपनी की टेक्नोलॉजी जो है वो ऐसी कंट्री में रजिस्टर्ड है जहाँ पे टैक्स रेट बहुत कम है, 12%। अब क्या होता है, जो इनके ग्लोबल ऑपरेशन से प्रॉफिट्स आता है वो सब आयरलैंड में ये लोग रजिस्टर कहते हैं कि हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वहाँ पर है, हम लोग वहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करेंगे। क्योंकि आइडली होना भी यही चाहिए, जहाँ जिस कंट्री में आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको उस कंट्री में जनरेट करना चाहिए। तो लीगली वो सही कर रहे हैं, बट वो उस लूप होल का बेनिफिट कमा रहे हैं, और वो सारा पैसा जो आइडली यूनाइटेड स्टेट्स में आना चाहिए या हमारी इंडिया जैसे हैदराबाद, बेंगलोर में उनके टैक ऑफिस है वहाँ आना चाहिए, वो आयरलैंड में जाता है। मनीष जी, ये तो टेक्निकल क्वेश्चन का टेक्निकल जवाब हो गया। मैं आपसे एक बड़ा प्रैक्टिकल बात करता हूँ, हो सकता है आप उसका जवाब दें, हो सकता है ना दें। वो ये है कि जो मैंने अभी क्वेश्चन किया कि एमएनसी कंपनी जो है वो इस टैक्स हेवन को किस तरह से
यूज़ करते हैं अपने एडवांटेज के लिए। आप 8 साल से इस एरिया में हैं, तो कोई केस ऐसा आपका, आपने कुछ टैकल किया हो, उसकी प्लानिंग की हो टू फॉर दिस पर्पस, तो कुछ आप शेयर करना चाहेंगे उसके बारे में? सर थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है आपके लिए, but without revealing the name of any company, just give some ideas how you tackle, how you plan and how you executed this. ओके, मैं सर एक केस का बताता हूँ। ऑब्वियसली क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी से हम Yes, लोग बाइंड होते हैं, आप ज़्यादा जानते हैं। definitely, definitely. तो एक मेरा क्लाइंट था, उसका उसका उनका प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का काम था, प्लास्टिक कंपोनेंट बनाते थे। तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप था वो ताइवान में था, और जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन था, बेसिकली जो सेल्स टीम थी, उनकी जो मार्केट थी, वो थी यूएस में, कैलिफोर्निया में। अब यूएस में क्या है, वहाँ इंडिया की तरह नहीं होता कि पूरे इंडिया लेवल पे, पूरे कंट्री लेवल पे सेम टैक्स रेट है। वहाँ पे स्टेट वाइज, जैसे हमारे जीएसटी अलग है, वहाँ स्टेट वाइज टैक्स रेट भी अलग, Regional. वैट जैसे अलग अलग होता था, वहाँ रीजनल। कैलिफोर्निया में अलग है, एरिजोना में अलग है, नेवाडा में अलग है, सब जगह अलग अलग है। Right. तो क्या, कैलिफोर्निया में टैक्स रेट होता है 15%, वहीं एरिजोना में 0% टैक्स रेट है। क्योंकि उस साइड पॉपुलेशन नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने बोला कंपनीज आएंगी, थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज़ मिले, Tax free zone. उन्होंने टैक्स फ्री जोन कर दिया। तो अब हमारा क्लाइंट हमारे पास आता है कि आप हमारी ट्रांसफ़र प्राइसिंग प्लानिंग करिए। हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ताइवान में है, हमारी सेल्स टीम बैठती है स्पेन में, यूएस में, और हमारी मार्केट यूएस में है। तो आप हमें बताइए कि हम थोड़ा सा इसमें कैसे टैक्स बचा सकते हैं जो कि लीगली हो। तो फिर हमने यूएस के लॉज को स्टडी किया, फिर हमने उन्हें एक आइडिया दिया। बहुत डीप प्रोजेक्ट था, बस मैं ऊपर ऊपर से बताना चाहूँगा कि हमने उन्हें आइडिया दिया, ये जो आपकी फैक्ट्री है डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सिर्फ वेयर हाउस चाहिए होता है जो कि रेंटेड होता है। डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं करना, मशीनें नहीं लगानी। तो Correct. आप इसे कैलिफोर्निया से उठा के एरिजोना में रख Arizona में लो, ले जाइए. वहाँ 0% टैक्स रेट है। 0% tax. जो प्रॉफिट जनरेट होगा सीधा सीधा 15% आपका टैक्स। हमने उन्हें एक टेंटेटिव आइडिया दिया कि आपकी कॉस्ट कितनी बचेगी, आपका प्रॉफिट कितना, मतलब से टैक्स कितना सेव होगा। तो हमारा जो आइडिया था वो था $5 मिलियन एनुअली, जो कि एक टेंटेटिव फिगर था। दिस अ वेरी बिग फिगर फॉर अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। Fine, fine. सो इस तरह से ये चीज़ें काम करती है कि हम, मैं उसे टैक्स हेवन नहीं कहूँगा, पर एक कम टैक्स रेट होने की वजह से ये Tax प्लानिंग planning हो हो पाई। गई उसकी. Right. Manish ji, what are the basic conditions to trigger this transfer pricing compliances? Because a good number of our young chartered accountants, they are interested in transfer pricing. So please explain about this. दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि जो रेगुलरली ट्रांसफ़र प्राइसिंग में नहीं प्रैक्टिस करते, तो वो अक्सर कभी कभार अपने क्लाइंट्स में वो ट्रांजैक्शंस इग्नोर हो जाती है, जबकि वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग कंप्लाइंसेस एप्लीकेबल हो रहे होते हैं। तो डेफिनेटली दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो इसमें 3 कंडीशंस होती है जो आपको चेक करनी है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी जो 2 पार्टीज़ है वो रिलेटेड पार्टीज़ है या नहीं। अब रिलेटेड पार्टी है नहीं है, उसे चेक करने के लिए आपको इनकम टैक्स के एक्ट की सेक्शन 92A की डेफिनेशंस चेक करनी पड़ेगी, जो कि एसोसिएटेड एंटरप्राइज, इनकम टैक्स की टर्म है एसोसिएटेड एंटरप्राइज, जो कि रिलेटेड पार्टी एक लेमन लैंग्वेज है। तो उसमें कुछ कंडीशंस होती है, जैसे अगर आपकी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में 25% से ज़्यादा की कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है, अगर आप 90% से ज़्यादा मटेरियल, रॉ मटेरियल एक पर्टिकुलर कंपनी से सोर्स करते हैं, तो वो आपके रिलेटेड पार्टी बन जाती है। अगर आपने 90% से ज़्यादा उनकी कैपिटल का लोन दिया हुआ है, वो आपके रिलेटेड पार्टी। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस है। सो फर्स्ट कंडीशन, अगर वो दोनों पार्टी रिलेटेड पार्टी है। सेकेंडली, उनमें से एक एंटिटी आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग का जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा है, वो जब ही लगता है जब टैक्स रेट में डिफरेंस हो। सो एक एंटिटी आपकी इंडिया में है, एक एंटिटी आउट ऑफ इंडिया है, तो ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन ये है कि वहाँ एक ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं कि कोई वर्बल एग्रीमेंट हो गया, कुछ हो गया, एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में वो सेल ऑफ गुड्स भी हो सकती है, सर्विसेज भी हो सकती है, लोन भी हो सकता है, कैपिटल भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप किसी के पार्टी की एज अ गारंटर भी बन सकते हैं, किसी अगर थर्ड पार्टी बैंक से उन्हें लोन लेना है।
तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, रिलेटेड पार्टीज़ है, एक एंटिटी आउटसाइड इंडिया है, तो आपका ट्रांसफ़र प्राइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा उस कंडीशन, इन तीनों कंडीशन को फुलफिल होते ही। सर एक क्वेश्चन मैं भी पूछना चाहूँगा हाँ यहाँ हाँ पे। बिल्कुल। सो आपकी जैसे कि 37 इयर्स की, आई थिंक जितनी मेरी एज नहीं है उतनी आपकी प्रोफेशनल जर्नी हो चुकी है। तो आपकी 37 इयर्स की जर्नी में हम सब जानते हैं कि आपने, मेरे ख्याल से कोई फील्ड नहीं होगी जिसमें आपने, आपका एक प्रैक्टिसिंग का वो एरिया नहीं रहा। सो अक्सर आपने, मेरे ख्याल से ट्रांसफ़र प्राइसिंग के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। सो आपको क्या लगता है कि इस दौरान ट्रांसफ़र प्राइसिंग का स्कोप कितना बड़ा है? ऑब्वियसली पहले इतना अनकन्वेंशनल फील्ड इतनी पॉपुलर नहीं थी, पर रीसेंट जो 15-20 सालों में आपने देखा हो, तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि? Okay. Manish ji, if we talk about our country, this concept of transfer pricing came into 2002. It was introduced in 2002. If you see, initially there was a sense of uncertainty, I would say, about the practical aspects and the applicability of transfer pricing in our country. And I'm not hesitating to say that in the initial years, the big four firms, they took the advantage of this transfer pricing concept because they were having their presence globally, and their these Indian MNC big four companies, these big four companies having the practicing network in our country, India, they were having their branches and their presence globally. So these branches having the almost similar kind of this transfer pricing concept. So they took the advantage, they took the lead. और मैं इसको कहूँ कि जो मैक्सिमम फ्रूट्स जो हैं वो हमारी बिग फोर सीएफ फर्म्स ने हमारी शुरुआत के दिनों में खाए हैं। बट ग्रेजुअली हमारी जो इंडियन सीएफ फर्म्स हैं, डोमेस्टिक सीएफ फर्म्स हैं, वो टॉप 50 में कह सकता हूँ across the country, they have also performed very nice in this transfer pricing because we Indian chartered accountants are unmatchable as far as the challenges are there to make the challenges into opportunity. The same thing happened with the transfer pricing. और अगर मैं ये कहूँ कि लास्ट मोर देन 1 decade हमारी जो मिड साइज सीएफ फर्म्स हैं, लोअर मिड साइज फर्म्स हैं, रेदर आई वुड से आप जैसे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एज ए फ्रीलांसर जो काम कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और हाँ, इतना ज़रूर है बिकॉज दिस इज़ ए स्पेशलाइज्ड एरिया, और हमारे जो न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो समटाइम्स दे हेजिटेट टू टुक दिस challenge, to take this challenge to make transfer pricing as the carrier. But I'm happy to share because being the central council member for 9 years, I'm traveling across the country. I'm feeling that I'm happy to see the young chartered accountant, mid-sized firms, our CA firms, they are performing, they are doing very good in transfer pricing. We also at our own firm, one of my partner, they are taking care of this transfer pricing concept. For our young chartered accountant, I would advise, take the challenge because sky is the limit once you take the challenge. It is not only the transfer pricing, any emerging field you can opt for. राइट, क्योंकि एक बेनिफिट यहाँ पे सर एक ये होता है, आप किसी और फील्ड में काम करते हो आफ्टर क्वालिफाइंग सीए, यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू दैट कंट्री, राइट? जैसे आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े, ऑल्दो अब इंडियाज पे मूव हो गया है, बट फिर भी अभी इंडिया में अपने खुद के कार्व्ड आउट इंडियाज बनाए हैं। आप इनकम टैक्स लॉ पढ़े, वो इंडिया स्पेसिफिक है, आप जीएसटी पढ़े, वो इंडिया स्पेसिफिक है। बट एक ट्रांसफ़र प्राइसिंग सर एक इकलौता फील्ड है जिसमें आप यहाँ पे पढ़ते हैं, 5 साल काम करते हैं, यू कैन मूव टू एनी पार्ट ऑफ दिस Any वर्ल्ड, part of the world. because transfer pricing law is more or less similar everywhere. So the people who have aspirations to move abroad for their working rights and responsibility, they can very well opt for this field because you are Correct. getting an added advantage. Right. Manish ji, you are a young chartered accountant.
मैं आपसे ना कुछ थोड़ा सा इस टेक्निकल चीज़ से हट के एक बार कुछ पूछना चाहूँगा आपसे, हो सकता है आप उसका प्रॉपर मतलब सही से जवाब दे पाएँ। कोई ऐसी फेवरेट प्रोफेशनल फनी स्टोरी आपकी लाइफ में, सीए प्रोफेशन की लाइफ में रही हो, जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ में आप शेयर करना चाहोगे? श्योर सर, मैं इसे फ़नी नहीं बोलूँगा, फ़नी इसमें एक ठीक है, एक एलिमेंट है, बट मैं इसको इंटरेस्टिंग कह सकते हैं। हाँ इंटरेस्टिंग मैं बोलना चाहूँगा. सो in year 2021 I took a leap of faith. I left EY. I was doing very well in EY. I was promoted as a manager within 4 years, and especially 1 year was a COVID year. So if you get promoted as a manager in Big Four in 4 years is a very good रियली thing. गुड Like गुड थिंग. आप एक्सेलरेटर पे पैर दबाया हुआ है आपने सही से. राइट राइट. So I was doing very good. I was having a good bond with my seniors. और मैनेजर बना था. आई वॉज हैविंग अ टिकट ऑफ गोइंग टू यूरोप, क्योंकि जब हम मैनेजर बनते हैं तो हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो यूरोप में होती है. 7 days ट्रेनिंग होती है. तो एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड, बट मेरे अंदर एक कसक थी. तो उसकी मैं बोलूँगा कि फ़नी स्टोरी क्या है कि सर जब पिछले बार इलेक्शंस हुए 2021 में, जो इलेक्शंस हुए हमारे, उसमें मैंने काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, नॉट एज अ कैंडिडेट बट एज अ सपोर्टर ऑफ माई कैंडिडेट्स. इलेक्शंस ऑफ सीए. इलेक्शन. सो आई इनवाइट लाइक पार्टीज़ में मैं काफ़ी गया, काफ़ी लोगों से बात करी. तो मैंने ऑनेस्टली, टू बी ऑनेस्ट, मैंने देखा कि हमारे प्रोफेशनल इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रैक्टिसिंग सीज स्पेशली, वो काफ़ी लैक कर रहे हैं. फिर भी दे वर हैविंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम इन देयर हैंड, बिकॉज दे वर रीचिंग देयर होम बाय 6 PM 7 PM. दे वर हैविंग अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस, और उसके अलावा दे वर अर्निंग गुड. नो बडी डिस्क्लोजेज, बट एटलीस्ट वी गेट अ आइडिया कि हाउ वेल ही और शी इज़ डूइंग इन देयर एरिया ऑफ प्रैक्टिस. सो वहाँ पे मेरे को एक इंस्पिरेशन मिली कि यार मैं क्यों नहीं प्रैक्टिस कर सकता. ऑल्दो मेरी एक स्पेशलाइज फील्ड है, बट किसने बोला कि स्पेशलाइजेशन है तो आप फिर दूसरे एरियाज़ में जा ही नहीं सकते. वहाँ से वो मेरे को एक फायर इग्नाइट हुई कि अब दूसरी फील्ड्स की तरफ भी मुख कर लेना चाहिए. तो मैंने 3-4 महीने बड़ा ट्राई किया. तब मुझे लगा कि प्रैक्टिस आसान नहीं है ट्रांसफर प्राइसिंग में, अगर क्योंकि आप एक बिग फोर में एक डिसेंट पैकेज पे होते हो, आपको अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, यू डोंट हैव दैट मच ऑफ रिस्क एपेटाइट. आई थिंक सर यू कैन रिलेट टू, बिकॉज यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम वेरी ग्राउंड जीरो, या राइट. यू हैव टेकन केयर ऑफ योर एंटायर फैमिली. सो वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जिसकी वजह से आई कुड हैव नॉट कम टू ज़ीरो फिगर. तो इसलिए फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि वाई डोंट आई मूव टू अ मिड साइज फर्म, क्योंकि आप बिग फोर में सारे प्रोसेसेस स्टैंडर्ड्स, एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेसेस होते हैं, आपको अपनी क्रिएटिविटी का इतना स्कोप नहीं होता. बट जब आप एक मिड साइज फर्म के साथ काम करते हैं, उनके अपने एक अलग स्ट्रगल होते हैं. सर आप भी एक मिड साइज फर्म रन कर रहे हैं पिछले 37 ईयर से, तो आपको पता है कि नथिंग कम्स ऑन द प्लेट रेडी. यू हैव टू मेक द डिश रेडी एंड प्रेजेंट इट बिफोर द क्लाइंट. अनलाइक बिग फोर, वहाँ पे पोजीशन सारी सेटल होती है. तो मिड साइज़ फर्म के साथ जब मैं आया तो वो भी बड़ा चैलेंज था, मैं किसको ज्वाइन करूँ, क्योंकि बहुत सारी फर्म्स हैं कहाँ पे. क्योंकि आप एक होता है ना सर, एक कंफर्ट जोन में आ जाते हो कि क्या पता मेरे को सीनियर्स मिले ना मिले, वो रिस्पेक्ट मिले ना मिले. वहाँ पे मैं मैनेजर था. बट आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन AKM Global. AKM Global is a wonderful firm, 40-year-old firm. We are 600-700 people pan India, and I am heading the transfer pricing practice there. So यहाँ पे जो मैंने प्रोजेक्ट्स इंडिपेंडेंटली रन किए, और स्पेशली सिटिंग इन इंडिया, आई एम डूइंग ट्रांसफर प्राइसिंग फॉर आयरलैंड, फॉर अफ्रीकन कंट्रीज़, फॉर ऑस्ट्रेलिया, फॉर UK, फॉर वॉट नॉट. सो वो जो कॉन्फिडेंस मुझे 2 सालों में मिला है, वो सिर्फ एक फ़नी इंसिडेंट की वजह से मिला है कि मैं कुछ इलेक्शन पार्टीज़ मैंने अटेंड करी, वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली. तो मैं वही कहूँगा, फ़नी नहीं है, बट एक यू टर्न वाला पॉइंट होता है, तो वो मुझे वहाँ से ही मिला. करेक्ट. एक बड़ा प्रैक्टिकल सिनेरियो रहता है. इट इज़ नॉट ओनली द ट्रांसफ़र प्राइसिंग. हमारे जो भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंट हैं, खासकर वो सीए जो हमारे अभी स्टार्टिंग स्टेज पे हैं या 5-7 साल उनको हो चुके हैं, हमने टीपी के अंदर देखा है कि हमारा टीपी रिपोर्ट्स बनती हैं, और इट इज़ ए बिग टास्क प्रिपेयरिंग ए टीपी रिपोर्ट. इट इज़ ए साइजेबल टास्क. सो इसमें नॉर्मली वी चार्ज द
very good amount of money as our professional fees. So खासकर जो हमारे न्यू एंट्रेट्स हैं या हमारे जो मिड साइज की जो हमारी फर्म्स हैं, they hesitate to quote this higher amount of fees to the clients. तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे हमारे NCA फर्म्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, because you have to showcase that you are doing a wonderful job of preparation of this transfer pricing report, and you deserve for this higher amount of the fees. So क्या टिप्स आप देना चाहोगे कि वो एक हेजिटेशन जो है ना वो रिमूव करके यू कोट योर फीस, मतलब जिसको कहना चाहिए बड़ा फर्मनेस के साथ में मैंने इतने पैसे Right. लेने हैं तो लेने हैं, राइट, वर्थ है इतनी। उसके बारे में आप ज़रा कुछ बताओ। सर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट बनानी पड़ती है। उसमें सर एक चीज़ बताना चाहूँगा, ट्रांसफर प्राइसिंग लॉ में है कि आपको ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट सबमिट नहीं करनी है, अनलाइक जैसे ITR होता है। आपको ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट बना के मेंटेन करनी है, सबमिट जब करनी है जब अथॉरिटीज़ मांगती है, अगर आपका केस स्क्रूटनी के लिए ओपन होता है। अब सर इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्लाइंट को जब पता लग जाता है कि भाई ये रिपोर्ट तो कहीं सबमिट ही नहीं होनी, तो वो बोलते हैं जब केस पिक होगा बैक डेट में बना देना आप। तो आइडली वो चीज़ सही नहीं है कि आपको, उनकी एक्सपेक्टेशन भी तो अलग तरह से रहती उनकी एक्सपेक्टेशन अलग होती है, क्योंकि ऑब्वियसली सर इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ होता है। डेटाबेस, जो कि डेटाबेस की कॉस्ट ही 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए एनुअल सब्सक्रिप्शन होता है। तो आपको जनरली प्राइस, और एक नीश फील्ड भी है आपको, सो आपको प्राइस थोड़ा हायर साइड पे रखना पड़ता है। तो इसमें अक्सर देखा जाता है कि क्लाइंट हेजिटेट करते हैं। तो आप उन्हें ना सबसे पहले आप पेनल्टीज़ उन्हें बता सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ इंट्रोड्यूस करी हुई है। वो बोलते हैं कि आप 2% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू सीधा सीधा आप पेनल्टी भर दीजिए अगर आपने ढंग से TP रिपोर्ट नहीं बनाई। तो मैं ये नहीं कहूँगा ये डर का काम नहीं करेगा, बट एक ये फैक्ट चेक देना क्लाइंट को बहुत ज़रूरी है, जो कि वो हवा में अगर बोलते हैं कि आप बैक डेट में बना दीजिएगा। सेकेंडली, गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को जाना है प्रोफेशनल्स की, इसलिए पहले अगर आपकी स्क्रूटनी आती थी तो गवर्नमेंट आपको 30 डेज़ का टाइम देती थी TP रिपोर्ट सबमिट करने का। अब गवर्नमेंट कहती है नोटिस आने के 10 दिन के अंदर आपको TP रिपोर्ट सबमिट करनी है। अब कोई भी प्रोफेशनल बिल्कुल खाली नहीं बैठा होगा कि वो 10 दिन में आके आपकी रिपोर्ट बना दे, और बनाएगा भी तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी में उचित रिपोर्ट नहीं होगी। इसलिए टाइम रहते TP रिपोर्ट पे काम करना ज़्यादा उचित है क्लाइंट्स के लिए भी। आप उन्हें ये चीज़ समझाएंगे तो ऑब्वियसली 100% नहीं, पर कुछ क्लाइंट्स इस चीज़ को समझेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस को जानेंगे। ओके। अक्सर ये कहा जाता है कि जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग जो है ना एक थोड़ा सा मोनोटोनियस सा हो गया है, और ख़ासकर ये कहा जाता है कि आप कर क्या रहे हैं, एक रेगुलर बेसिस पे आप 3CEB फॉर्म जो है वो फाइल कर रहे हैं। तो इसमें आप क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में, इस मिसकंसेप्शन के बारे में, या जो भी उसको आप कुछ भी कर लीजिए, क्या बोलना चाहोगे इसमें अपने? सर मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि ये एक तरह से मिसकंसेप्शन है। हाँ। ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग हर फील्ड का एक रेगुलर कंप्लाइंसेस होते हैं, जैसे आप ITR भरते हो साल में एक बार, पर इसका मतलब नहीं क्लाइंट आपको सिर्फ ITR भरवाने आता है, वो और चीज़ों की भी प्लानिंग आपसे करवाने आता है। तो ऐसे ही ट्रांसफर प्राइसिंग में सिर्फ हम फॉर्म 3CB और TP रिपोर्ट नहीं करते, हम क्लाइंट्स की प्लानिंग भी करते हैं। मैं कहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग फील्ड है ट्रांसफर प्राइसिंग, क्योंकि इसमें आप रेगुलरली क्लाइंट को वैल्यू एडिशन देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सर, हमने एक प्रोजेक्ट किया था USA कंपनी के लिए, जहाँ पे हमने उनके लिए प्लानिंग करी। तो ये प्लानिंग का प्रोजेक्ट पूरे 1 से 1.5 महीने चला। उसमें हमें क्लाइंट से बहुत सारे इनपुट्स लेने पड़े, उनका शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर रीड करना जो पड़ा, रीजनल टैक्सेबिलिटी है वहाँ पे वो स्टडी जुरिडिक्शनल करना टैक्स। पड़ा आपको, तो आप सोचिए, आप कभी सोच सकते हैं किसी फील्ड में आप इंडिया में बैठ के USA का टैक्स लॉ रीड कर रहे हैं आप? रीड कर रहे हैं आप। तो ये यू कैन गेट दिस ट्रीट ओनली व्हेन यू वर्क इन ट्रांसफर प्राइसिंग। सो दिस इज़ अ टोटल मिसकंसेप्शन। यू विल गेट अ लॉट ऑफ, बिकॉज जैसे अभी दुबई में सर 9% टैक्स रेट आया है, तो वहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग भी आ गया है। तो सारी कंपनीज जो MNCs जो जिन्होंने अपने दुबई में कंपनीज खोली हुई थी 0% टैक्स रेट की वजह से, अब वो सब इम्पैक्ट असेसमेंट के तौर पे सब कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसीज़ बनाओ कि कौन सी कंपनी कितने % पे लोन दे, कितना रेट चार्ज करे। तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है MNCs के आपस में, तो वो आप सब पॉलिसीज़ बनवा रहे हैं वो सब। तो ये वाला जो एरिया है बड़ा फैसिनेटिंग है, और हर क्लाइंट के फैक्ट पैटर्न अलग है।
आप एक ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए भी काम कर रहे हो, आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए भी काम कर रहे हो, आप एक लीजिंग कंपनी के लिए भी काम कर रहे हो। जो एक कंपनी 8 जेसीबी मशीन दूसरी अपनी रिलेटेड पार्टी को लीज पे दे रहे हो। सोचो वो आपसे बोल रहे हैं कि हमें लीज रेंट निकाल के दो, कंपेयर कि कितना लीज रेंट, फेयर लीज रेंट होना चाहिए, आर्म्स लेंथ प्राइस। तो आप इतनी यूनिक यूनिक काम करते हो, तो ये सारी चीज़ें जो आपका इंटरेस्ट बनाए रखता है इस फील्ड में। Uh, Recently, there is a lot of noise about this concept of global minimum tax. Firstly, what is the concept and how it will impact the countries and their tax? ये जानना चाहेंगे हम आपसे। सर ग्लोबल मिनिमम टैक्स अभी हाल ही में ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, पर OECD ऑर्गेनाइजेशन जो कि काफ़ी 134 कंट्रीज़ का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टैक्स में सुधार, टैक्स रिफॉर्म्स के लिए काम करता है ग्लोबल लेवल पे, तो उन लोगों ने काफ़ी 10 साल पहले से ही इस कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू कर दिया था। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि कुछ कंट्रीज़ अभी भी 9% टैक्स रेट, जैसे दुबई, कुछ टैक्स हेवंस, वो सब एक अनड्यू एडवांटेज ले रहे थे, जैसे कि हमने डिस्कस करा। तो उन लोगों को बोला गया कि भाई आपका कितना भी परसेंट टैक्स रेट हो, पर एमएनसी इस चीज़ का बेनिफिट ना ले पाए, इसलिए उन्हें बोला गया आपको हर कंट्री में मिनिमम 15% टैक्स देना ही देना है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें अगर मान लो एक कंपनी आयरलैंड में है जो कि 12% टैक्स रेट देती है, तो वो जो बचा हुआ 3% है, जैसे ग्लोबल मिनिमम टैक्स अभी 15% डिटरमाइन किया गया है, तो जो 3% टैक्स रेट है वो उसकी जहाँ पे होल्डिंग कंपनी है उसको मिल जाएगा। मान लो कोको कोला यूएस है, कोको कोला की एक कंपनी दुबई में भी है, 9% टैक्स रेट वहाँ देती है, तो कोको कोला यूएस वो बचा हुआ 6% टैक्स रेट उस पर लगा लेगा जो वहाँ के प्रॉफिट है। मतलब जो जहाँ पे वो कंपनी हेडक्वार्टर्ड है उन्हें वहाँ के राइट्स मिल जाएंगे। और भी टेक्निकलिटीज़ है, बट मैं बेसिकली बता रहा हूँ कि हर कंट्री में, मतलब दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बीन ब्रॉट टू एंश्योर दैट MNCs एंड अप पेइंग एटलीस्ट 15% टैक्स रेट इन एवरी कंट्री दे आर ऑपरेटिंग इन। Right. So you have nicely explained the various provisions and practical aspects of transfer pricing, Manishi. So now I would ask you to give 2-3 practical tips to our chartered accountants so that they can start, or those who are already in this field, they can do more and more things they can do in a better way in their own practice of this transfer pricing. तो सर सबसे पहली टिप जो मैं अपने यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देना चाहूँगा कि ये जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग है इसका थोड़ा सा भूत सिर पे से उतार दे। भूत एज इन कि जो डर है कि इसमें काम जब ही मिलेगा जब आप बिग फोर में काम करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक बहुत ही इजी फील्ड है, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और थोड़ा सा अपना जो कम्युनिटी है उसका फ़ायदा उठाएंगे। जैसे कि हमारी रीजनल ब्रांचेस बहुत इस पे सेमिनार्स अरेंज कराती रहती है, तो आप वहाँ पे जाइए, सुनिए इस फील्ड के बारे में, अपने सीनियर से बातें करिए जो आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स ऑलरेडी इंटरनेशनल टैक्स ट्रांसफर प्राइसिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आप उनसे बातें करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ भाई दिस इज़ नॉट अ फॉरेन फील्ड, दिस इज़ वेरी डोमेस्टिक फील्ड, ऑल्दो लुक्स लाइक फॉरेन बट दिस इज़ एज डोमेस्टिक एज एनी अदर ऑडिट टैक्सेशन फील्ड। तो सबसे पहले एक ये डर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक डर नहीं रहेगा डर के आगे ही जीत है। Okay. सेकंड टिप सर, जो एक प्रैक्टिकल टिप है कि आप बिजनेस न्यूज़पेपर्स पढ़ना स्टार्ट करिए। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि आपका ट्रांसफर प्राइसिंग का नॉलेज बढ़ाएंगे, ये आपने बहुत बड़ी प्रैक्टिकल बात बताई है। वो आपका एक ओवरऑल होराइजन इंक्रीज़ करेंगे। अक्सर क्या होता है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, सीए क्लियर हो जाने के बाद वो सोचते हैं कि जॉब इज़ डन, नाउ द प्लांट इज़ रेडी, फ्रूट्स आर रेडी, नाउ वी विल ओनली ईट द फ्रूट। बट सर आप जानते हैं 37 सालों में मेरे ख्याल से आपके सीए बनने के बाद ज़्यादा स्ट्रगल रहे होंगे पहले से। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सो आपको कॉन्टीन्यूस नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप वो सेमिनार के थ्रू करिए।
मैं प्रिंट मीडिया को एक बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मानता हूँ, जो कि हाल ही के सालों में एक इम्पोर्टेंस खो चुका है, क्योंकि लोग मोबाइल पे मूव हो गए हैं। लोग ऐप से पढ़ना, एक इन शॉर्ट करके ऐप है, वो एग्जीक्यूटिव्स के लिए ऐप है जिनके पास दिन में 5 मिनट है, जैसे रतन टाटा जी जो CFOs है। आपके पास पूरा टाइम है, आप 2 घंटे लगा के क्यों नहीं पढ़ना चाहते? ठीक है, आपको इकोनॉमिक टाइम्स की लोग कहते हैं हमें लैंग्वेज टफ लगती है, आप टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू करिए, वहाँ पे भी एक बिजनेस का पेज होता है, इतनी इजी लैंग्वेज। ठीक है, आपको थोड़ी एडवर्टीजमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगी, पर कंटेंट भी है वहाँ पे। तो आप वहाँ पे पढ़िए, वहाँ पे टैक्स इश्यूज को लेके एक्सपर्ट्स के इतने अच्छे व्यूज़ आते हैं। उससे होगा कि आपको एक्सपर्टीज़ नहीं आएगी ट्रांसफ़र प्राइसिंग की, बट आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे एक नॉलेज की सप्लाई होती रहेगी, आपका ब्रेक नहीं होगा। ओके। और एक तीसरा टिप जो मैं देना चाहूँगा वो ये है कि मतलब इसी से रिलेटेड है, बट मैं बस सोर्स अलग अलग बता रहा हूँ कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग पे बहुत सारी बुक्स है। मैं कहता हूँ अगर आप एक भी बुक पढ़ लीजिए, एक भी, कोई भी, बहुत सारी बुक है, आप अमेज़ोन पे जाइए, ट्रांसफ़र प्राइसिंग टाइप कीजिए, इतनी बुक्स आ जाएगी। 200 पेजेस की बहुत सारी बुक है जो हमारे जैसे प्रोफेशनल्स ने बहुत मेहनत करके बनाई है, पर लोग उसको उठाते नहीं है, इसलिए रॉयल्टी भी हम लोगों के पास इतनी नहीं आ पाती। राइट। सो आप उसको जाइए, 200 पेज की बुक आप 2 महीने लगा के पढ़िए, डेली आप 5 से 6 पेजेस पढ़िए। 2 महीने बाद आप मेरे ख्याल से एक 2-3 साल का जो बिग 4 का ट्रांसफर प्राइसिंग एक्सपर्ट है उससे ज़्यादा आपको नॉलेज होगा। नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा कि सॉफ्टवेयर कैसे रन करना है, पर वो तो एक बैकएंड के काम है ना, सॉफ्टवेयर सारे कैसे हो रन जाते करना हैं। है वो हो जाते हैं। बट आपको अगर स्ट्रेटजी आती है, आपको प्रिंसिपल्स अप्लाई करने आते हैं, तो स्काई इज लिमिट फॉर यू। ओके। सो बहुत सारी बातें हमने आज आपसे देखी, बहुत सारी चीज़ें हमने आज सब समझी और हमारे व्यूअर्स को फ़ायदा भी हुआ। थोड़ा सा एक कुछ टेक्निकल से हट के कुछ अलग करते हैं, एंड दैट इज़ द रैपिड फायर राउंड। और मेरे कुछ स्पॉन्टेनियस सवाल होंगे एंड यू हैव टू गिव द आंसर क्विकली। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ योर फेवरेट पास टाइम? रीडिंग अबाउट क्रिकेट न्यूज़। Cricket news. Yeah. Okay. And who is the best player you see globally? Cricketer. विराट कोहली। Virat Kohli. एंड Okay. पैट कमिंस। Pat Cummins. Okay. And who is the favorite actress? Indian actress. Tough question. So I will answer this question from the perspective of acting skill. I'm not going into technicalities of like transfer pricing. My question is, my simple question is, who is your favorite actress? So I like to watch a lot about Deepika Padukone. दीपिका पादुकोण। ओके, बड़ा हेजिटेट किया आपने इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ आपकी मिसेस भी देखेंगी जाके बाद में। ओके, सपोज आपने जो हमारी CA फर्स्ट जो क्विज कंटेस्ट कर रही है, क्विज कंटेस्ट करा रही है CA फर्स्ट, उसके अंदर आपको प्राइज मिलता है और उसमें आपको हाथी मिलता है। वो हाथी आप किसको गिफ्ट करना चाहेंगे? काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूँ कि किस पर्सपेक्टिव से आंसर करूँ। मेरे ख्याल से मैं हाथी को जंगल में वापस लौटाना चाहूँगा, क्या बात अपने है, हैबिटेट क्या में बात रहे है, तो क्या ऐसा बात है। लास्ट क्वेश्चन, यू आर ए वेरी बिजी पर्सन इन दिस यंग एज, और ट्रांसफर प्राइसिंग काफ़ी चैलेंजिंग है और टाइम कंज्यूमिंग है, तो अक्सर आप घर लेट आते होंगे। अब आपकी मिसेस ने गुस्सा करना है, आपको पता है, तो उनका गुस्सा शांत करने के लिए आप क्या परचेज करके लाते हैं मार्केट से आते समय? लकीली मुझे परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरी वाइफ इज़ ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो भी अपनी कंपनी में इंटरनेशनल टैक्स ही संभालती है। तो अक्सर जब मैं डेडलाइंस में लेट होता हूँ, उसे पता है डेडलाइन, फिर भी Okay, जो होता है फिर कि भी। माई वाइफ शी इज़ अ फॉन्ड ऑफ, लाइक एवरी अदर गर्ल, शी इज़ अ फॉन्ड ऑफ शॉपिंग, ओके स्पेशली क्लोथ्स। ओके, सो कुछ ऑर्डर कर दिया तो उसमें थोड़ा Wow, सा very- टेम्परेचर डाउन हो जाता है। क्या बात है। तो मनीष जी, आपसे बात करके, आपसे टेक्निकल फ्रंट पे, पर्सनल लेवल पे और भी सारी चीज़ें हमने जो बात की हैं, वास्तव में मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं, इनको भी बहुत कुछ नॉलेज गेन हुई होगी और दे वुड लाइक टू बी कनेक्टेड विद यू। मैं चाहूँगा अपना एक फ़ोन नंबर जो है ज़रूर बताएं। श्योर। सो अगर आपका कोई भी ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड टेक्निकल डाउट है, या कोई भी आप मोटिवेशन या गाइडेंस मेरे से चाहते हैं, सो यू कैन रीच आउट टू मी 8571 023 260। So friends,
This was the conversation with CA Manish Garg, and I hope that you have liked this talk with Manish ji. And in the days to come, we are going to have more such kind of programs on various topics. Your suggestions are invited on my email ID vkgupta2004@yahoo.co.in और on my WhatsApp number 9810050029। और मैं आशा करता हूँ कि आपका सहयोग हमेशा मिलता रहेगा और मुझे नए नए आइडियाज़ आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार।